नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लद्दाख में तनाव के बीच चीन पैंगोंग और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास 5G इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना शुरू कर दिया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग झील के पास सैनिकों के लिए बैरकों के अलावा अन्य निर्माण करने में भी लग गया है। खुफिया एजेंसियों ने भारत को अलर्ट किया है कि चीन सीमा से पीछे हटने के दावे के बीच पैंगोंग झील के आसपास नए निर्माण कार्यों में तेजी से जुटा है। यहाँ नए शेड के निर्माण किए जा रहे हैं। ऐसा तब किया गया जब दोनों देश सीमा से अपनी सेना को पीछे बुलाने के लिए एक दूसरे के लगातार संपर्क में हैं। चीन की इस हरकत को लेकर भारत अब सतर्क हो गया है। विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने यूजीसी के 6 जुलाई के परिपत्र को अपने फैसले में बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे। जेईई नीट की परीक्षा को स्थगित करने के लिए 6 राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। अपनी याचिका में शीर्ष अदालत के 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा करने और सितंबर में होने वाली जेईई नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्री शामिल हैं। जेईई नीट की परीक्षा को लेकर सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए छात्रों पर निर्भर हैं, इसलिए यदि उनके भविष्य के संबंध में कोई निर्णय लेना है तो उनकी सहमति के साथ लिया जाए। सोनिया ने कहा कि मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आप इस समय एक बहुत मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कोरोना महामारी से मुक्त होने तक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका अपरिपक्व है। बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में चुनाव होने की संभावना है। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ जारी है। सीबीआई की 3 टीमें सुशांत मामले में पूछताछ कर रही हैं। इनमें से पहली टीम कुक नीरज, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की एसपी नुपुर प्रसाद रिया से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा तीसरी टीम रिया के भाई सौविक से पूछताछ कर रही है। रिया से अभी पहले राउंड की पूछताछ हो रही है। ऐसे में सीबीआई रिया को आगे भी कई बार पूछताछ के लिए बुला सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और रानी सिंह से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने फरीदाबाद में सुशांत के पिता के सिंह और उनकी बहन रानी सिंह को भरोसा दिलाया है कि उनके बेटे के मामले में न्याय मिलेगा। अठावले ने कहा कि सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने वालों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। साथ ही न्यायपालिका से इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्वास्थ्य इस समय खराब चल रहा है। 65 साल के आबे लंबे समय से पेट से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम आबे के इस्तीफा देने से देश के नेतृत्व को परेशानी होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कई हफ्तों से इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी। केंद्रीय उड़ान मंत्रालय ने हवाई यात्रा करने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मंत्रालय ने हवाई उड़ानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें यात्रियों को पैकिंग वाला खाना देने की इजाजत दी गई है। इसके साथ क्रू मेंबर्स को नया ग्लव्स पहनकर खाना परोसने को कहा गया है। इसके अलावा मास्क लगाने से इनकार करने वाले यात्रियों को हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार आयोग की परीक्षा को आयोजित कराने के लिए तैयारी कर रही है। ये परीक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के मद्देनजर कराई जाएंगी। परीक्षा सेंटर पर आने वाले छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन की इजाजत दे दी है। सीएम ने कहा कि अब राज्य में हल्का कोरोना संक्रमण होने पर लोग होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक कोरोना संक्रमण होने पर स्वास्थ्य विभाग क्वारंटाइन सेंटर ले जाता था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ने लगी है। दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि अब प्रणब गहरे कोमा में चले गए हैं। आपको बता दें कि प्रणब विगत 17 दिनों से आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन्हें कोरोना संक्रमण होने के चलते भर्ती कराया गया था। इसी दौरान मुखर्जी के ब्रेन में खून का थक्का जम गया था, जिसकी डॉक्टरों ने सर्जरी की थी। तभी से वे कोमा में चल रहे हैं। कानपुर बिकरू कांड और हिस्ट्री सीटर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम कानपुर पहुंच चुकी है। टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सबसे पहले टीम सचेंडी में उस जगह गई जहां गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। इस दौरान यूपी एसटीएफ ने उसे मार गिराया था। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्यायिक आयोग का गठन किया गया था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दहशतगर्दी को कैंसर बताया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी संभावित रूप से सभी को प्रभावित करती है, जैसे कोई महामारी संभावित रूप से पूरी मानवता को प्रभावित करता है। विदेश मंत्री ने उपरोक्त बातें 19वें दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान में कही हैं। उन्होंने कहा कि जो देश दहशतगर्दी का उत्पादन करते हैं वे खुद को उससे पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। लगातार छठवें दिन शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 354 अंकों की तेजी आई, जिससे सेंसेक्स 39,467 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 11,655 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी निवेश और घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के कारण रुपए के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना टेस्ट बढ़ाने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय पर बड़ा आरोप लगाया है। जैन ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने कोरोना टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से इजाजत लेने की बात की जा रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इससे लगता है कि केंद्र कोरोना टेस्ट बढ़ाने नहीं देना चाहता है। कानपुर लफ्जियात मामले का यूपी सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तलब कर लफ्जियात मामले में सख्त निर्देश दिया है। योगी ने कहा कि यूपी में लफ्जियात के मामलों को हर हालत में रोका जाए। इसके साथ ही एक कार्य योजना तैयार की जाए जिससे लफ्जियात को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई जा सके। वहीं बजरंग दल आरोपी फैजल मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने पंजाब और चंडीगढ़ के कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। आपको बता दें कि सुमेध सिंह जब चंडीगढ़ में बतौर एसएसपी तैनात थे, उस दौरान एक घटना में कई लोगों की जान चली गई थी। इसी का आरोपी बलवंत सिंह पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। इसी में सुमेध सिंह आरोपी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि साल 1995 में बिहार के पटना सहकारी आवास में विधायक अशोक सिंह की जान ले ली गई थी। इसी मामले में हजारीबाग कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तभी से प्रभुनाथ सिंह जेल में सजा काट रहे हैं। अयोध्या में मंदिर में दो युवतियों का एक दूसरे के साथ शादी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अयोध्या में बरसा नाम की लड़की लड़कों के वेशभूषा में रहती है, जिसको कानपुर की लड़की से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने अयोध्या में मंदिर में शादी कर ली। बरसा कानपुर की दूसरी लड़की को पत्नी बनाकर अपने घर पहुंच गई। इसके बाद बरसा के परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं पुलिस मामले को शांत कराने में लगी है। नागालैंड में नागा समुदाय के साथ जारी शांति वार्ता में गतिरोध पैदा होने की आशंका दिखने लगी है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म के महासचिव थुंगालेंग मुइवा ने अड़ियल रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। मुइवा राज्य के दूर दराज के इलाकों में सरकार के समानांतर अपनी सत्ता चलाने का प्रयास करने लगा है। वहीं मुइवा से शांति वार्ता और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार बात कर रही है। हरियाणा के एक सैनिक की बेटी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अनिल विज से मार्मिक गुहार लगाई है। बेरी गांव निवासी नीसू सिंह ने कहा है कि उसके पिता अजीत सिंह देश की रक्षा के लिए सेना की ड्यूटी में है, इसलिए मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। दरअसल दबंगों ने सैनिक के परिजनों की पिटाई कर दी थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि दबंग लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट के अधीन रहे पीडब्ल्यूडी में बड़ा फेरबदल किया है। सीएम ने राज्य भर के पीडब्ल्यूडी दफ्तरों के 140 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पीडब्ल्यूडी में एक साथ बड़े स्तर पर हुए बदलाव पर नेताओं में चर्चा तेज हो गई है कि सीएम गहलोत अपनी रणनीति को सचिन पायलट के खिलाफ बेहद तेजी से अंजाम देने में लगे हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में नेटफ्लिक्स की 2 सितंबर को रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री बैड बॉय बिलियनियर्स की प्री स्क्रीनिंग करने की मांग की गई थी। इसके अलावा याचिका में डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने की भी मांग की गई थी। आपको बता दें कि चौकसी और नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में कोरोना की वास्तविक स्थिति की हकीकत जानने के लिए बैठक की। ये बैठक कोरोना की सेंट्रल टीम ऑफ एक्सपर्ट के साथ हुई। टीम ने उपराज्यपाल को बताया कि राज्य में कोरोना टेस्ट तेजी से किए जा रहे हैं। हल्के संक्रमण वालों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा ज्यादा संक्रमण वालों का कोविड अस्पताल में उपचार हो रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर हिमाचल में भी संगठन बना रही है। आपने कहा कि पार्टी के संगठन को आगामी चुनाव के मद्देनजर तैयार किया जाएगा। दिल्ली की तरह हिमाचल में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि विगत दिनों आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव पर बड़ा ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा कि अब उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वो 150 प्रत्याशी उतारने जा रही है। इनमें से पार्टी ने 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बाकी बचे 50 सीटों पर टिकट मांगने वाले प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग चल रही है। केरल सोना तस्करी मामले में कांग्रेस ने वायनाड में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजयन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगा है। वहीं पुलिस ने उग्र होते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि केरल सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री दफ्तर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन ने दिल्ली में जिम खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फेडरेशन ने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जिम को बंद करके रखा गया है, जबकि अनलॉक प्रक्रिया के लगभग सब कुछ खोल दिया गया है, लेकिन जिम पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। फेडरेशन की मांग है कि 30 अगस्त से जिम खोली जाए। उन्होंने कहा कि अगर जिम नहीं खोली गई तो वह लोग दिल्ली में आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के लोगों को 10 मंजिला अस्पताल जनता को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर के लोगों को लंबे अरसे से एक आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल की जरूरत थी। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को बीजेपी सरकार ने बनाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि अस्पताल बनने से अब कोरोना मरीजों के उपचार में भी मदद मिलेगी। प्रियंका गांधी ने कोरोना संकट में बुनकरों को राहत दिलाने के लिए यूपी सरकार से मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना संकट में बुनकरों पर आर्थिक संकट बढ़ गया है। इसी बीच बुनकरों पर बिजली बिल भी बढ़ता गया। प्रियंका ने कहा कि वो यूपी सरकार से मांग करती है कि बुनकरों का बिजली बिल माफ किया जाए ताकि इन्हें कोरोना संकट से उबरने में मदद मिल सके। उत्तराखंड बीजेपी के विधायक महेश नेगी को अपने बच्ची का पति बताने के मामले में नया मोड़ आ गया है। देहरादून के डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि विधायक को अपनी बच्ची का पिता बताने वाली महिला के पति से पूछताछ करने की पुलिस तैयारी कर रही है, ताकि महिला और उसके पति के रिश्ते की हकीकत जानी जा सके। वहीं डीएसपी ने कहा कि विधायक महेश नेगी की पत्नी और बेटे से भी पूछताछ की गई है। रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को झटका दे दिया है। लालू की जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कोरोना महामारी और स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया गया था। फिलहाल रांची हाईकोर्ट ने याचिका सुनवाई को 11 सितंबर तक टाल दिया है। आपको बता दें कि लालू चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं। इसी के तहत उन्हें रिम्स के एक बंगले में रखा गया है। राहुल गांधी ने जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं पर बयान दिया है। राहुल ने कहा कि सरकार को सभी पक्षों से बातचीत कर सहमति बनाते हुए कोई समाधान निकालना चाहिए। राहुल ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस संकट से निपटने में अक्षम रहने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार से आग्रह किया है कि छात्रों की आवाज सुनी जाए और राजनीति से ऊपर उठकर फैसला किया जाए। रक्षा मंत्रालय ने एरो इंडिया का अगला सत्र बेंगलुरु में 3 से 5 फरवरी के बीच आयोजित करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पारंपरिक तरीके से बेंगलुरु में होने वाला इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह आयोजन एशिया की सबसे बड़ी एरो स्पेस प्रदर्शनी है। एरो स्पेस उद्योग में विश्व की रक्षा क्षेत्र की बड़ी कंपनियां और प्रमुख निवेशक हिस्सा लेंगे। झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोरेन सरकार पर पलटवार किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने सत्ता के लिए दिल्ली और पटना दरबार में राज्य की अस्मिता को गिरवी रख दिया है। बता दें कि सोरेन ने सोनिया गांधी के साथ ऑनलाइन बैठक में केंद्र पर गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। दिल्ली भाजपा ने 14 जिला इकाइयों के नए अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। शाहदरा इकाई के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा और दक्षिण दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रोहतास बिधूड़ी को फिर से नियुक्त किया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ये सूची जारी करते हुए कहा कि नई नियुक्तियां तुरंत प्रभावी होंगी। दिल्ली भाजपा के संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत इसी सप्ताह 230 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए नियम जारी किए हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपराज्यपाल के सीधे नियंत्रण में रहेंगे। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 39 विभाग होंगे। इनमें कृषि, स्कूली
शिक्षा, चुनाव, प्रशासन, परिवहन आदि मामले शामिल हैं। सीएम योगी ने लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख नमूनों की कोरोना जांच होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति व्यापक जागरूकता लाई जानी चाहिए। इस तरह की संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए जिससे कि संक्रमित लोग सामने आने से न घबराएं। उन्होंने कोरोना चेन को तोड़ने के लिए रैपिड एंटीजन जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है। रविवार को मनाए जाने वाले मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अभी से अलर्ट है। लॉकडाउन में इस बार मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है, जिसको लेकर सासाराम के एएसपी राजेश कुमार ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। राजेश कुमार ने बताया कि मुहर्रम को लेकर विभिन्न जगहों पर दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है, साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अधिकारी मुहर्रम कमेटियों से भी संपर्क बनाए हुए हैं। सासाराम में एक बार फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। करपुरवा गांव की रहने वाली मरीज मनवती देवी पिछले कई दिनों से ठेले पर सवार होकर इलाज के लिए अस्पताल जाती है। उसके पति प्रतिदिन ठेला खींचकर उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। सरकार का दावा है कि एक फोन कॉल पर मरीज को एम्बुलेंस सेवा मिलेगी। इसके बावजूद ऐसे दृश्य सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। सासाराम में चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। विधायक डॉक्टर अशोक कुशवाहा के आरजेडी छोड़कर जेडीयू में जाने के बाद अचानक सीट को लेकर चहलकदमी बढ़ गई है। अपने अपने दावे के साथ स्थानीय चेहरे सामने आने लगे हैं। सासाराम के विभिन्न चौक चौराहों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के बैनर पोस्टर दिख रहे हैं। आरजेडी नेता संजय सिंह ने इन पोस्टरों के बारे में कहा कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता इसका कारण है। भूमाफियाओं से परेशान मैनपुरी का एक पीड़ित परिवार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। न्याय न मिलने पर पीड़ित गरीब परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित परिवार ने मैनपुरी के डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भेजा है। परिवार की माने तो इनकी सड़क के किनारे 31 डेसिमल जमीन है। आरोप है कि दबंगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दक्षिण बिहार में अपनी जगह तलाशनी शुरू कर दी है। सासाराम प्रमंडलीय प्रभारी अफजल आलम सासाराम पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मोहरा बनाकर पार्टियां राजनीति करती आई हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। इस वर्ग को शिक्षा और विकास से जोड़ने की जरूरत है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक ये लोग एकजुट नहीं होंगे। आज से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड टीम का मनोबल 7वें आसमान पर है। दूसरी ओर पाकिस्तान टी20 को जीतकर टेस्ट में मिली हार का दर्द भूलना चाहेगा। भारतीय समय अनुसार पहला टी20 आज रात 10:30 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीए ने कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में खिलाड़ियों को सिर, चेहरे और गर्दन से पसीने के भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए हिटमैन के नाम से मशहूर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। रोहित ने कहा कि ये बड़े सम्मान की बात है कि जहां सचिन, धोनी और विराट जैसे महान खिलाड़ी शामिल हैं, उस सूची में मेरा भी नाम शामिल हो रहा है। भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे एक बार फिर आईपीएल की शुरुआत एक खास मतलब से करेंगे। अपने खेल के दम पर रहाणे एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए सीमित ओवर की टीम में वापसी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के लिए सफेद बॉल फॉर्मेट में दोबारा अपनी जगह बनाने का ये हमारे पास आखिरी मौका है। भारतीय टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने धोनी को भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमारी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ग्रेग चैपल ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी बीते 50 साल में सबसे प्रेरणादायी क्रिकेटर कप्तान रहे हैं। वो जो भी बात कहते हैं बेबाकी से कहते हैं, उनमें कोई बनावट नजर नहीं आती। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।